कहानी का आगाज होता है 15 जून 2023 की एक सुबह से। अमेरिका के चहल पहल वाले शहर सैन फ्रांसिस्को में 3 दोस्त रहते थे। 26 साल की सोफी, जिसकी आंखों में तूफानों से लड़ने के सपने थे। उसका जुनून था दुनिया के अनछुए कोनों को खोजना। उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी 25 साल की माया, और उनका तीसरा साथी था 28 साल का लियाम, एक निडर और अनुभवी नाविक। कल्पना कीजिए, आप एक ऐसी जगह पर हैं जहां आपकी चीख सुनने वाला कोई नहीं है, जहां रात का अंधेरा अपने साथ अनजाने खतरों को लाता है, जहां भूख आपको अपने ही मांस को घूरने पर मजबूर कर देती है, जहां आपका अकेला दोस्त आपका पागलपन है। ये हकीकत थी 26 साल की सूफी की। 456 दिन, एक लड़की, एक वीरान टापू और हजारों खूनी रातें। आज आप देखेंगे कि कैसे एक आम लड़की 456 दिन तक जिंदा रहकर मौत को मात दी। कहानी का आगाज होता है 15 जून 2023 की एक सुबह से। अमेरिका के चहल पहल वाले शहर सैन फ्रांसिस्को में 3 दोस्त रहते थे। 26 साल की सोफी, जिसकी आंखों में तूफानों से लड़ने के सपने थे। उसका जुनून था दुनिया के अनछुए कोनों को खोजना। उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी 25 साल की माया, और उनका तीसरा साथी था 28 साल का लियाम, एक निडर और अनुभवी नाविक। तीनों अपनी रोज की बोरिंग जिंदगी से एक ब्रेक चाहते थे। वे छुट्टियां बिताने और साथ ही एक नया द्वीप एक्सप्लोर करने का प्लान बनाते हैं। उन्होंने मिलकर एक साहसिक और खतरनाक फैसला किया। वे एक ऐसे द्वीप पर जाएंगे जहां इंसान के कदम आज तक नहीं पड़े थे। एक पुराने समुद्री नक्शे में उन्हें वो द्वीप मिला, एथिलगार्ड आइलैंड। ये प्रशांत महासागर के बीचों बीच एक छोटा सा हरा बिंदु था। उन्होंने अपनी छोटी लेकिन मजबूत जहाज दी एल्बाट्रॉस को तैयार किया। जहाज पर महीनों का राशन, पानी और हर जरूरी सामान लादा गया। उनका उत्साह 7वें आसमान पर था। वे एक नई दुनिया खोजने जा रहे थे। वे खुशी खुशी अपनी मंजिल की ओर निकल पड़े। एक ऐसा सफर जो उनकी दोस्ती और हिम्मत का सबसे बड़ा इम्तिहान लेने वाला था। 4 दिनों तक अथाह नीले समंदर पर उनका सफर जारी रहा। हर दिन सूरज उगता और समंदर के पानी को सुनहरा कर देता। उन्होंने डॉल्फिन्स को अपनी जहाज के साथ रेस लगाते देखा। चौथे दिन 19 जून की सुबह दूर क्षितिज पर उन्हें एक धुंधली सी हरी लकीर दिखाई दी। जैसे जैसे वे करीब पहुंचे, वो लकीर एक विशाल द्वीप में बदल गई। एथिलगार्ड आइलैंड उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा भव्य और वीरान था। उसका जंगल इतना घना था कि सूरज की रोशनी भी जमीन तक न पहुंच पाए। किनारों पर नुकीली काली ज्वालामुखी चट्टानें खड़ी थीं। इन चट्टानों से लहरें टकराकर एक रहस्यमयी संगीत पैदा कर रही थीं। हवा में जंगली फूलों की मीठी और सड़ी हुई लकड़ी की अजीब सी महक घुली हुई थी। अनदेखे रंग बिरंगे पक्षियों की आवाजें जंगल से आ रही थी। ये जगह जितनी खूबसूरत थी, उतनी ही डरावनी भी लग रही थी। लियाम ने जहाज को एक शांत और सुरक्षित खाड़ी में लंगर डालकर रोक दिया। तीनों ने अपनी छोटी नाव से द्वीप पर पहला कदम रखा। उन्हें लगा जैसे वे किसी दूसरी दुनिया या किसी दूसरे युग में आ गए हों। वे इस अनछुई खूबसूरती को देखकर पूरी तरह से खो गए थे। उन्हें यह एहसास बिल्कुल नहीं था कि वे स्वर्ग नहीं, एक पिंजरे में दाखिल हुए हैं। एक ऐसा पिंजरा जहां से निकलना नामुमकिन था। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। द्वीप पर उनके पहले 7 दिन किसी जादुई सपने की तरह थे। हर दिन वे एक नई और हैरान कर देने वाली चीज खोजते। उन्होंने रात में चमकने वाले नीले रंग के मशरूम देखे। उन मशरूमों की रोशनी में जंगल किसी दूसरी दुनिया का लगता था। उन्हें एक बहुत पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी मिली जो लताओं से ढकी थी। ये किसी भूली बिसरी सभ्यता का आखिरी निशान लग रहा था। वे दिन भर द्वीप को नापते और रात में आग जलाकर अपनी खोजों का जश्न मनाते। ये उनकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन समय था। वे आजाद और खुश थे, लेकिन उनकी ये खुशी सिर्फ 7 दिनों की मेहमान थी। 26 जून की सुबह उनके लौटने का दिन आ पहुंचा। उन्होंने अपना सारा सामान वापस दी एल्बाट्रॉस पर लाद लिया। लियाम ने मुस्कुराते हुए जहाज का इंजन स्टार्ट करने के लिए चाबी घुमाई, लेकिन इंजन से सिर्फ एक खट की आवाज आई और फिर गहरी खामोशी छा गई। उसने दोबारा कोशिश की, फिर दोबारा, पर इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। घंटों की मशक्कत के बाद भी वे उसे ठीक नहीं कर पा रहे थे। जहाज का रेडियो और कम्युनिकेशन सिस्टम भी पूरी तरह से बंद हो चुका था। अब वे दुनिया से कट चुके थे। मदद मांगने का कोई रास्ता नहीं था। वो स्वर्ग जैसा द्वीप अब एक भयानक जेल की तरह लग रहा था। उनकी आंखों में खुशी की चमक की जगह अब खौफ ने ले ली थी। उनके पास एक आखिरी उम्मीद बची थी, जहाज पर रखी एक छोटी मोटर बोट, इमरजेंसी लाइफ बोट। मगर उस पर एक बड़ी समस्या लिखी थी, क्षमता सिर्फ 2 व्यक्ति। तीनों एक साथ उस पर बैठकर नहीं जा सकते थे। ये नामुमकिन था। एक लंबी, खामोश और तनावपूर्ण रात के बाद एक दिल तोड़ देने वाला फैसला हुआ। लियाम और माया उस लाइफ बोट से मदद लाने के लिए निकलेंगे। सोफी जहाज पर ही उनका इंतजार करेगी।
लियाम ने नक्शे के हिसाब से बताया कि उन्हें 8 दिनों में लौट आना है। उन्होंने सोफी के लिए 10 दिनों का खाना और पानी का स्टॉक छोड़ा। साथ में एक फ्लेयर गन भी दी ताकि जरूरत पड़ने पर वो सिग्नल दे सके। 27 जून की सुबह सोफी के लिए उसकी जिंदगी की सबसे मुश्किल सुबह थी। उसने रोते हुए अपने दोनों दोस्तों को गले लगाया। हम जल्द लौटेंगे सोफी, हिम्मत मत हारना। सोफी द एल्बाट्रॉस के डेक पर खड़ी उन्हें दूर जाते हुए देखती रही। वो तब तक देखती रही जब तक नाव समंदर में एक छोटा सा बिंदु बनकर गायब नहीं हो गई। वो वापस जहाज के अंदर बने छोटे से केबिन में आ गई, जो अब उसका घर था। उसने केबिन की दीवार पर पहला निशान खींचा, दिन 1। हर सुबह वो उम्मीद से समंदर को देखती और दीवार पर एक और निशान खींच देती। 10 दिन बीत गए, 10 निशान खींच गए, लेकिन कोई वापस नहीं आया। 11वें दिन की सुबह सूरज उगा, पर सोफी की उम्मीद का सूरज डूब चुका था। वो समझ गई थी कि वो इस अनजान दुनिया में अब बिल्कुल अकेली है। सोफी को लग रहा था कि उसके दोस्त उसे छोड़कर चले गए हैं, लेकिन वो बेचारी ये नहीं जानती थी कि उसके दोस्त अब इस दुनिया में नहीं थे। जिस दिन लियाम और माया द्वीप से निकले थे, उसके दूसरे दिन ही उनके सिर पर मौत का साया मंडराने लगा था। आसमान अचानक काला हो गया और समंदर पागल हो गया। पहाड़ जैसी ऊंची लहरें उनकी छोटी सी नाव को खिलौने की तरह उछाल रही थीं। लियाम अपनी पूरी ताकत से नाव को संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस भयानक तूफान के सामने उनकी हिम्मत जवाब दे गई। एक दैत्याकार लहर ने उनकी नाव को हवा में उछाला और पलट दिया। एक पल में ही वे दोनों उस ठंडे, गहरे और बेरहम समंदर की गहराइयों में समा गए। उनका वादा, उनकी दोस्ती, उनकी जिंदगी, सब कुछ वहीं दफन हो गया। और यहाँ एथिलगार्ड आइलैंड पर सोफी उस वादे का सच होने का इंतजार कर रही थी। एक ऐसा वादा जो कभी पूरा होने के लिए था ही नहीं। वो हर रात जहाज के केबिन में दुबकी रहती, तूफान की आवाज सुनती और ये सोचती कि उसके दोस्त कहाँ होंगे। उसे नहीं पता था कि जिस तूफान से वो डर रही है, वही तूफान उसके दोस्तों को उससे हमेशा के लिए छीन चुका था। उसका इंतजार अब कभी खत्म नहीं होने वाला था। वो उस द्वीप पर अकेले रहने और अकेले मरने के लिए छोड़ दी गई थी। दोस्तों के जाने का यकीन उसे अंदर से तोड़ चुका था। अब लड़ाई सिर्फ जिंदा रहने की थी, हर एक सांस के लिए जंग। खाना हफ्तों पहले खत्म हो चुका था। वो कई कई दिनों तक भूखी रहती, पेट में पत्थर बांधकर। पीने के लिए कोई झरना नहीं था। वो सिर्फ बारिश पर निर्भर थी। जब हफ्तों बारिश न होती तो प्यास से उसका गला सूख कर कांटा हो जाता। वो सुबह पत्तों पर जमी ओस की बूंदों को चाटकर अपनी प्यास बुझाती। रातें सबसे ज्यादा खौफनाक थीं। जंगली सुअरों के झुंड जहाज के आसपास घूमते और जमीन खुरचते उनकी घुरघुराने की आवाज सुनकर सोफी की रूह कांप जाती। वो केबिन का दरवाजा कसकर बंद कर लेती और खामोशी से सुबह का इंतजार करती। लेकिन भूख किसी भी डर से बड़ी होती है। एक दिन कई दिनों की भूख से तड़पकर उसने एक फैसला किया, अगर जीना है तो मारना होगा। उसने जहाज से मिले लोहे के एक टुकड़े को पत्थर पर घिसकर एक धारदार भाला बनाया। उसने एक खतरनाक जंगली सुअर का शिकार करने की ठानी। ये एक जानलेवा फैसला था जिसमें एक चूक का मतलब मौत था। लेकिन सोफी के पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा था। सोफी की जिंदगी अब एक रूटीन बन चुकी थी, शिकार करो, जिंदा रहो। उसने कई हफ्तों की कोशिश और कई चोटों के बाद अपना पहला शिकार किया। उस दिन उसने कई महीनों बाद पेट भरकर मांस खाया था। लेकिन हर शिकार एक जानलेवा जंग होती थी। दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में और महीने साल में बदल गए। सोफी ने दीवार पर 365 निशान पूरे कर लिए थे। 1 साल बीत चुका था। शहर की वो नाजुक लड़की अब पूरी तरह से एक जंगली योद्धा बन चुकी थी। उसने सुअरों की खाल से अपने लिए मजबूत लिबास बना लिया था। अकेलेपन से लड़ने के लिए उसने बांस से एक छोटी सी बांसुरी बना ली थी। हर शाम वो उस पर दर्द भरी धुनें बजाती, जो उस वीरान द्वीप पर गूंजती थी। समय बीतता रहा। दीवार पर निशानों की संख्या 400 पार कर चुकी थी। सोफी अब शारीरिक रूप और मानसिक रूप से थक चुकी थी, टूट चुकी थी। एक दोपहर वो उदास बैठी जहाज के डेक से समंदर को देख रही थी। तभी उसे दूर क्षितिज पर एक बिंदु दिखा। वो एक जहाज था। सोफी की सूखी रगों में जैसे अचानक खून की बाढ़ आ गई। वो अपनी पूरी ताकत से चिल्लाई। उसने आग जलाई, कपड़े लहराए, लेकिन सब बेकार गया। जहाज अपनी राह पर चलता रहा और आंखों से ओझल हो गया। उस दिन सोफी का दिल हमेशा के लिए टूट गया। लेकिन उसी टूटे हुए दिल से एक नई जिद ने जन्म लिया। मैं यहाँ सड़कर नहीं मरूंगी, मैं इस समंदर से लड़ूंगी। उसने फैसला कर लिया, वो इस द्वीप से भागेगी। लगभग 1 महीने तक सोफी ने दिन रात एक कर दिया। उसने बांस के सबसे मजबूत लट्ठों और लताओं को इकट्ठा किया। उसने अपनी पूरी ताकत और द्वीप पर सीखी हर कला का इस्तेमाल किया। उसने बांस के लट्ठों को कसकर बांधकर एक छोटा सा बेड़ा बनाया। उसने जहाज के मलबे से मिले कपड़े का एक छोटा सा पाल भी तैयार किया। उसने अपनी नाव को नाम दिया होप, यानी उम्मीद।
उसने अपने साथ कुछ हफ्तों के लिए सूखी मछली और मांस जमा किया। मीठे पानी के लिए उसने नारियल के खोखले खोलों को भर लिया और हाँ, उसने अपनी वो कीमती बांसुरी भी अपने साथ रख ली। 426वें दिन उसने अपनी छोटी सी होप को समंदर में धकेला। उसने आखिरी बार अपने उस द्वीप को मुड़कर देखा जो उसकी जेल भी था और घर भी, और फिर वो अनजान अथाह समंदर में उतर पड़ी। शुरुआती कुछ दिन उसकी हिम्मत बनी रही। वो पाल की मदद से आगे बढ़ती रही, लेकिन जल्द ही उसे इस सच्चाई का सामना करना पड़ा। वो इस अंतहीन समंदर में एक पत्ते की तरह थी जिसका कोई किनारा नहीं था। चारों तरफ मीलों तक सिर्फ नीला पानी और खामोशी थी। अब उसे द्वीप का अकेलापन भी एक नियमत लगने लगा था। उसका खाना और पानी हर गुजरते दिन के साथ कम हो रहा था। उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक जुआ खेला था। 1 महीना, फिर 2 महीने। सोफी अब समंदर में पूरी तरह खो चुकी थी। लगभग 450 दिन अकेले लड़ते लड़ते वो अब अपने अंत के करीब थी। उसका सारा खाना और पीने का पानी कई हफ्ते पहले ही खत्म हो चुका था। वो अब सिर्फ बारिश के पानी के सहारे जिंदा थी जो कभी कभार बरसता था। दिन का जलता हुआ सूरज उसका सबसे बड़ा दुश्मन था। उसकी त्वचा झुलसकर काली पड़ गई थी और जगह जगह से फट गई थी। नमक वाले पानी और हवा ने उसके शरीर पर अनगिनत जख्म दे दिए थे। वो भूख से इतनी कमजोर हो गई थी कि अब हिलना भी मुमकिन नहीं था। उसका शरीर सूख कर लकड़ी के एक ढांचे जैसा रह गया था। उसे अब अक्सर मतिभ्रम होने लगे थे। उसे आवाजें सुनाई देती थी। उसे लगता था कि माया और लियाम उसे नाव से पुकार रहे हैं। कई बार बड़ी बड़ी शार्क मछलियां उसकी नाव के आसपास मंडराती थी, लेकिन अब उसे डर भी नहीं लगता था। उसने खुद को मौत के हवाले कर दिया था। वो बस अपनी नाव पर बेहोश सी पड़ी रहती, अपनी आखिरी सांस का इंतजार करती। उसने जिंदगी की हर जंग लड़ी थी, लेकिन अब वो ये जंग हार चुकी थी। उसकी हिम्मत ने जवाब दे दिया था। शरीर ने साथ छोड़ दिया था। उसकी कहानी का अंत अब बस कुछ ही घंटों की दूरी पर था। इस विशाल बेरहम समंदर में वो गुमनाम मरने वाली थी। ये उसकी कैद का 456वां दिन था और शायद आखिरी भी। वो अर्ध बेहोशी की हालत में थी जब उसे एक बहुत दूर से आती हल्की सी गूंज सुनाई दी। शायद ये भी उसका एक वहम था, उसने सोचा। लेकिन गूंज बढ़ती गई। ये एक इंजन की आवाज थी। उसने अपनी जिंदगी की बची खुची सारी ताकत लगाकर अपनी गर्दन उठाई। दूर, बहुत दूर नहीं, उसे एक जहाज दिखाई दिया। ये एक बड़ा रिसर्च वेसल था जिसका नाम था ओरायन स्टार। ये इतना करीब था कि उस पर चलते हुए लोग भी नजर आ रहे थे। सोफी ने चिल्लाने की कोशिश की, पर उसके गले से सिर्फ एक फुसफुसाहट निकली। उसकी आंखों से गर्म आंसुओं की धारा बह निकली। ये कैसी किस्मत थी, जिंदगी इतने करीब आकर भी इतनी दूर खड़ी थी। तभी उसकी नजर अपनी गोद में पड़ी उस बांसुरी पर गई। उसके दिमाग में जैसे बिजली कौंधी। मेरी बांसुरी। उसने कांपते हुए टूटे हुए हाथों से उसे उठाया, अपने फटे हुए होठों पर रखा और अपनी आखिरी सांसों की ताकत से उसमें फूंक मारी। एक बहुत ही कमजोर, टूटी फूटी, दर्द और उम्मीद से भरी एक धुन निकली और ओरायन स्टार के डेक पर एक अफसर शांति से समंदर को देख रहा था। तभी उसे हवा के साथ आई वो अजीब, दर्द भरी और नामुमकिन सी धुन सुनाई दी। उसने हैरानी से अपने साथी से पूछा, तुमने वो सुना जैसे कोई रो रहा हो? उन्होंने दूरबीन से उस दिशा में देखा और उन्हें वो छोटा सा बेड़ा दिखा। पानी में कोई है। जहाज का सायरन बज उठा। जब बचाव दल उस तक पहुंचा, सोफी बेहोश हो चुकी थी, लेकिन उसकी उंगलियों ने अपनी उस बांसुरी को कसकर पकड़ रखा था। उसे एक धुन में उसे मौत के मुंह से वापस खींच लिया था। उसने अपनी हिम्मत और उस बांसुरी की धुन पर मौत को भी हरा दिया। सूफी की ये अविश्वसनीय कहानी अगर आपके दिल तक पहुंची हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें और कमेंट्स में लिखकर बताएं कि इस कहानी के किस हिस्से ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए। ऐसी ही और हैरान कर देने वाली कहानियों के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में। मज़ीद इस्लामी मालूमात के लिए हमारे चैनल मुफ्ती अबूबकर बुखारी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई आने वाली मालूमात अब तक बर वक्त पहुंच सके।